हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के चैप्टर 5th साइंस के पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने देखा था कि क्लास 7th में बूझो और पहेली ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ एक वन का भ्रमण किया था। वो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ अपने जो भी वो अनुभव थे उसको बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। क्लास के दूसरे क्लासमेट भी अपने अपने एक्सपीरियंस बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर घूमने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जयमंडल संरक्षित क्षेत्र है वो, उसके बारे में सुना था। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पहेली भी कह रही है कि राष्ट्रीय उद्यानों, वन जंतु और जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज होती हैं, उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। ये मानव जाति के अस्तित्व और भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होती है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि ये वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का कई कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई के उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कृषि के लिए भूमि मिल जाना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। दावानल और भीषण सूखा भी इस डिफॉरेस्टेशन के वजह से ही इसका प्राकृतिक कारक है। एक्टिविटी फर्स्ट, अपनी लिस्ट में डिफॉरेस्टेशन के कई कारणों को लिखिए और इन्हें एक नेचुरल और एक मैनमेड से डिफरेंसेस में क्लासिफाई कीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और बूझो ने वन उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें याद है कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि अगर वृक्षों की इस प्रकार कटाई चलती रही तो बारिश और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। बूझो कहता है वनोन्मूलन से एक ओर जहां बारिश में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आने से कैसे संभव हो सकता है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और कम वृक्षों का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे कि वायुमंडल में बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है और इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णवन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और बारिश की दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मिट्टी के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन। किसी भी क्षेत्र की मिट्टी के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। क्लास 7th को आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, इसको याद कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है
और मिट्टी की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है और इसकी उर्वरता में अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से जल की नीचे की ओर अंतः संवरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मिट्टी के कई गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी उन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि वनों से हमें कई उत्पाद मिलते हैं। इन उत्पादों की एक लिस्ट बनाइए और हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। एक्टिविटी सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? इन कारणों की भी एक लिस्ट बनाकर अपने क्लास में इसकी चर्चा कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव जानने के बाद पहेली और बूझो चिंतित थे। वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन और वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो और उसके कई क्लासमेट्स के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वो जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल पृथ्वी का वो भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं या जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अलावा सरकारी एजेंसियां भी वनों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार यानी पोचिंग इन क्षेत्रों में निषेध है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी वो क्षेत्र जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। नेशनल पार्क वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वो स्वतंत्र किसी भी तरह से घूम सकते हैं, आवास यानी रह सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। एक्टिविटी थर्ड, अपने जिले, प्रदेश या देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन जंतु अभयारण्यों और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या जानिए, ज्ञात कीजिए और उसको इस टेबल में फिल कीजिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश और भारत के रेखा चित्र में भी दर्शाइए, यहाँ पर दिया गया है। ओके।
बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की कई प्रजातियां होती हैं। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कई संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं बोरी और पंचमढ़ी सेंचुरी, पनार पनीगेट, ये सब एक बायोस्फीयर रिजर्व है। एक्टिविटी 4, आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता का विक्षोभित करने वाले कारकों की एक लिस्ट बनाइए। इनमें से कुछ एक्टिविटी अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की एक लिस्ट बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपने क्लास में इसके बारे में डिस्कस कीजिए और इसकी एक रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। फ्लोरा एंड फौना मीन्स पेड़ पौधे और जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वो लंबे लंबे सागौन, टीक के वृक्षों और वन्य प्राणियों को देखकर बहुत खुश थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का कोशिश किया। वो उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में ही खुश रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु और पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु प्राणी जात यानी कि फ्लोरा एंड फौना कहलाते हैं। साल, टीक, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन ये सब वनस्पति जात हैं और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया ये सब पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। आप इन सब का फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। वाइल्ड डॉग, चीतल, वोल्फ, लियोपार्ड, फर्न, जामुन ट्री। एक्टिविटी 5, आप अपने किसी पास के क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान करके यानी फ्लोरा एंड फौना को अपने एरिया में ढूंढ करके उसको लिस्ट बना सकते हैं। एंडेमिक स्पीसीज। बच्चे बहुत जल्दी ही शांति से गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वो इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि माधव जी ने बताया कि इससे विशाल गिलहरी कहते हैं और ये यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। पौधे और जंतुओं की वो स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकता है। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का एग्जाम्पल दिया। आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं वाइल्ड मैंगो ट्री का।
ये बहुत ही सुंदर है। उसी तरह यहाँ देखिए आप गिलहरी का फिगर देख सकते हैं, इसकी पूंछ इतनी बड़ी है। देन पहेली बोलती है कि मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में स्पीसीज गायब हो सकती है, क्या ये सच है? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का एक वो समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होता है। इसका मतलब कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। एक्टिविटी 6, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के किसी विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का पता लगाइए। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। जल्दी ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था कि पंचमढ़ी वन्यप्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी ने फिर से बताते हैं कि अभयारण्य वो जगह है, वो स्थान है जहां प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना या उनको पकड़ना पूरी तरह से निषेध और दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटपन वन जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आँखों वाला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाला बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा, ये सब हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में संरक्षित और सुरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि या बुशलैंड है। ये अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें याद है कि प्राणी उद्यान भी वो क्षेत्र है जहां हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। चिड़ियाघर और वन प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर होता है? एक्टिविटी 7, पास के चिड़ियाघर जाइए, वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों या वातावरण में रखा गया है उनको नोटिस कीजिए। क्या वो जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं या प्राकृतिक आवास में यानी कि जंगलों में आराम से रहते हैं वो? नेशनल पार्क। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि ये एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है और पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म का टीक सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा नेशनल पार्क की चट्टानों में आवास सरड़ भी स्थित है। ये इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिसमें हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु और मनुष्यों को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य और वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी कई आदिवासी जंगल में रहते हैं।
जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना था। क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। आप यहाँ फिगर में बाघ को टाइगर को देख सकते हैं। उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से गायब होते जा रहा है, लेकिन सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः ये संरक्षण का अनूठा एग्जाम्पल है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस और बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वो जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वो विलुप्त हो सकते हैं, संकटपन्न जंतु कहलाते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियाँ जैसे उनको चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हुए कहते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू जैसे निर्दयता से मार डालते हैं उन लोग को और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। अगर वो आकार में छोटे हैं लेकिन पारितंत्र में उनका योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं जिसके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, इन सब पे संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा कि अगर संकटपन्न स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में समझाते हैं। वो उनको बताते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। ये बुक जिसमें सभी संकटपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और कई स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक्स हैं। रेड डाटा बुक के विषय में आप और भी अधिक जानकारी के लिए आप कंप्यूटर पर ये सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट होता है www.wil.gov.in। ये गवर्नमेंट साइट है, आप इस पर सर्च कर सकते हैं रेड डाटा बुक का। माइग्रेशन। माधव जी के निर्देशन में भ्रमर पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वो तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के पास कुछ बर्ड्स को देखा। माधव जी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। ये यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक ठंडी के कारण वो स्थान उस समय जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर कई दूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसा कि पहेली ने क्लास 7th में पढ़ा था, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से ही मिलता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो तो।
रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान डिफॉरेस्टेशन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। अगर कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 साल में कई वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका फिर से उपयोग, फिर से इसको रिसाइकल करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे बल्कि कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि डिफॉरेस्टेशन का उत्तर रिफॉरेस्टेशन से दे सकते हैं। अब ये रिफॉरेस्टेशन क्या है? ये काटे गए वृक्षों की कमी पूरा करने के उद्देश्य से नए वृक्षों को रोपण करना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने कि हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनः वनारोपण हो सकता है। अगर वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो वो फिर से पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वनारोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। अगर हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन यानी कि संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय आराम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के बाद वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। क्या आप जानते हैं कि विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है? इसी प्रकार 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गेंडे और 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6th रैंक है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। ये है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी है। आज वन प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने का है। भारत में विश्व की संकटपन स्पीसीज की संख्या 172 है जो विश्व की संकटपन स्पीसीज का 2.9% है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधों की स्पीसीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटपन स्पीसीज हैं। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गेंडा, गौर, जंगली एशियाटिक जल भैंसा, ये सब पाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप इन सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन और वन्य प्राणी विभाग, पर्यावरण भवन, CGO कॉम्प्लेक्स।
ये सारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली 110003 वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, आप इस पर भी विज़िट कर सकते हैं।